दूसरे को वोट देते आ रहे थे। जब ऑप्शन मिला, मजलिस को वोट दिया, दुआ दिया, तो आज आपका प्रार्थना से, आपका दुआ से हमारे पास बिहार में 5 एमएलए चुनकर आया है। हम लोग वहां से गुजरात गया, लोग बुला रहे थे, आइए असद भाई आपका जरूरत है, आप आवाज उठाइए हमारी तरफ, कोई देखने वाला नहीं है, हमारा कोई पुरसाने हाल करने वाला नहीं है, आप हम मजलूमों का आवाज बनिए। असद साहब गुजरात को गया, आप यकीन मानिए 20 दिन के अंदर गुजरात में बॉडी फॉर्म किया, प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया, 4 जगह पे हम चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 जगह, भरूच में लड़ा, अहमदाबाद लड़ा, गोधरा लड़ा, मोदासा लड़ा, 40 सीट पर लड़ा सिर्फ। फर्स्ट टाइम एंट्री मारा, 40 सीट पर चुनाव लड़ा, और इतना लोगों ने मोहब्बत दिया कि हमको 40 सीटों पर 24 सीट पर हमको कामयाबी मिला गुजरात। और इतना ही नहीं है, ये जो हम लोग को बोलता था ना कि ये तो पार्टी खाली मुसलमानों के लिए आया, मुसलमानों का काम करता है, नहीं, उनके मुंह पे तमाचा भी मार के आया। हमने वो 40 का अंदर 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, हमारा हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया, और उसमें से 6 लोग मार्जिन के साथ जीत के आया है। अब क्या जवाब देगा ये लोग? सिर्फ हमारे को एक ही चीज बोलेगा, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये कान से सुनता है, इससे निकालता है, पुराना खेल हो गया तुम्हारा, नहीं चलता, अभी पब्लिक समझदार हो गया, पब्लिक के पास ये नहीं चलने वाला है तुम्हारा बकवास। अरे आप हमको ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो चुनाव लड़ने को आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने, ईश्वर ने चाहा तो वाड़ी में भी चुनाव जीत कर दिखाएंगे, लोगों को याद रखना। काम मांगता है ना। आज देखो आपके पास हॉस्पिटल है क्या? मेरे को मालूम पड़ा जानकारी के मेरे मुताबिक एक म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसमें भी इलाज बराबर नहीं है। आपको अगर इलाज करना है तो आपको 70 किलोमीटर जाना पड़ता वेल्लोर में। तो क्यों, क्या इतने साल से जो आपके बीच में ये एमएलए लोग बन के आया, पार्टी चुन चुन के आया, क्या लोग के पास फंड नहीं था? फंड था, लेकिन खुद का तिजोरी भरा इन लोग, काम नहीं किया आपके लिए जो काम हमको करना है। लोग बुलाता है, क्यों असद साहब इधर आओ, बिहार को आओ, यूपी में आओ, गुजरात आओ, तमिलनाडु आओ, क्यों बुलाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि ये पार्टी हमारा काम करेगा। और याद रखो, आपके सामने बैठा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी साहब। कल इखलाक पे बॉम्ब ब्लीचिंग हुआ, आवाज उठाया असद ओवैसी। ट्रिपल तलाक पे इशू आया, आवाज उठाया असद ओवैसी। जिधर मजलूमों पे जुल्म हुआ तो आवाज उठाया असद ओवैसी। सीए एनआरसी कहा गया तो पार्लियामेंट में शेर की तरह गूंजा ओवैसी। हर चीज में ओवैसी आपकी लड़ाई लड़े, हर जगह मजलूमों की आवाज बने, तो फिर आपके वोट का हकदार भी तो ओवैसी है ना। फिर काहे कोई आलतू फालतू पार्टी को किसको वोट देगा? जो हमारे से कांधा मिलाकर चलेगा, जो हमारा हक का लड़ाई लड़ेगा, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने का बात करेगा, जो हमारे बच्चों को फ्यूचर के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने का बात करेगा, तो वाड़ी का जनता भी उसी के साथ जाएगा। जाएगा क्या नहीं जाएगा? जाएगा ना? अरे जोर से बोलो, जाएगा ना? ये आवाज उधर जाना मांगता है, जाना चाहिए, क्योंकि हक और इंसाफ और जिसका दिल के अंदर इंसानियत रहता है वो सोचता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों नहीं जाऊं जो मेरी हक की लड़ाई लड़ता है, क्यों मैं ऐसे इंसान का साथ नहीं दूं जो मेरे लिए लड़ेगा, पार्लियामेंट में लड़ेगा, टीवी में लड़ेगा, पब्लिक के साथ लड़ेगा, और भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करेगा। डरता नहीं। 550 है, मगर हमारे पास तो सिर्फ 2 है पार्लियामेंट में। मगर जब बोलता है ना तो सामने वाला नजर ऊपर करके देखने का भी ताकत नहीं रखता। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल, ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और हम लोग डरने और घबराने वाली जमात नहीं है, बिंदास मुकाबला करने में मानता है, क्योंकि हक की लड़ाई है। जिंदगी में एक बार जियो, एक दिन जियो, मरद के माफिक जियो, 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का माफिक जियो। आज तुम्हारे पास एक ऑप्शन आया है, अब तक ऑप्शन नहीं था। क्या इसको वोट देंगे? क्या डीएमके को वोट देंगे? किसको वोट देंगे? ये सब तो एक ही ताली के छट्टे बट्टे।
मैं जहां से आता है महाराष्ट्र से, उधर आपने देखा ये क्या किया कांग्रेस खेल, सेक्युलरिज्म के नाम पर सबको बेवकूफ बनाया, सबका वोट जमा किया। हम सेक्युलर है, माइनॉरिटी का आवाज बनेगा, दलित का आवाज बनेगा, तुम्हारे हक के लिए लड़ेगा। सबने बेचारा आपकी हमारी तरह मासूम लोग था, उनको भरोसा करके वोट दिया, वोट हमारा लिया। बाद में सत्ता का लालच देखो क्या है इन लोग का, सत्ता का लालच लेकर जाकर शिवसेना की गोदी के अंदर जाके बैठ गया ये लोग। ये शिवसेना वो है जो जिंदगी भर मुसलमानों को, माइनॉरिटी को गालियां देकर सत्ता संभाली है। इनका काम ही था इनको गाली दो, सत्ता में बैठ। आज ये बेशरम कांग्रेस जाकर उसका गोदी के अंदर बैठा है, आप सब देख रहा है। तो यही होने वाला है, वोट आपका लेगा सेक्युलरिज्म के नाम पे और चले जाएगा किधर, भाजपा के अंदर। इसलिए ध्यान रखो, मत जाओ ऐसी पार्टी के साथ जो 70 साल तो अपने को बेवकूफ बनाना। आप बने, अब अपना टाइम आ गया, इनका टाइम तो खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा। एक इंसान तेलंगाना से निकला पूरे देश के अंदर, मजलूमों का आवाज पर, क्या कमी था उसके पास, सोचो आप। 3 टर्म एमएलए, 4 टर्म एमपी, खुद का स्कूल इतना सारा, कॉलेज है बड़ा बड़ा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, पावर, फादर एमपी, दादा लीडर, सब कुछ है। अगर खाली हैदराबाद में बैठे तो राजाशाही जिंदगी जी सकता है वो इंसान, मगर क्यों निकला, क्यों हर तरफ, कभी बिहार को, कभी यूपी, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, क्यों? क्योंकि नहीं देख सकता आपका तकलीफ, आपका दर्द, आपकी हक की लड़ाई लड़ने को आया है। याद रखो इस बात को, कोई जाति मुफात नहीं है उनका, उनका भी आपका मेरी तरह फैमिली है, परिवार है, बच्चा है। जैसा हमारा दिल करता है फैमिली के साथ बैठो खाना खाओ, वैसा उनका भी दिल करता, मगर कितने दिन खाया होगा खाना, याद करो इस बात। नहीं रहता बाहर, बस नहीं, क्योंकि भरोसा है, जवाबदारी है, कल अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा मैं तुमको सब कुछ दिया, कौम तुमको आवाज दिया, सर साहब आप क्या किए, तो जवाब देगा कि मैं तो गया था, मैंने समझाया, लोगों को बताया कि हम क्यों तुम्हारे बीच में आए हैं, क्यों हम तुम्हारी मोहब्बत मांग रहे हैं, क्यों हम तुम्हारी दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। ये जवाब तो दे सकेंगे ना कम से कम, मगर जवाबदारी आपका भी बनता है। इतने बरस सबको आपने आजमाया, सबको आप वोट दिया, एक बार तो हमारा भी चांस लगना मांगता है ना, एक बार तो हमको भी मौका मिलना मांगता है। देखो जितना वनायमवाड़ी का लोगों का अधिकार हम पर है, उतना ही अधिकार हमारा भी तो वनायमवाड़ी के मेरे भाई बहनों के ऊपर है ना। तो हम हमारा अधिकार से तो बोल सकता है ना, आपसे रिक्वेस्ट तो कर सकता है कि एक मर्तबा हमको भी मौका देके देखो, देखो फिर कैसा तमिलनाडु को सुधारता है। आज ये लोग जो बोलता है क्या किया मजलिस में, उसको चैलेंज करता है हर तरफ, टीवी पे, स्टेज पे, हर तरफ चैलेंज करता है कि आओ मेरे साथ, आपका टिकट का भी पैसा मैं देगा, आपको लेके जाएगा तेलंगाना के अंदर, आओ मेरे साथ। देखो तेलंगाना में ओवैसी ने क्या किया, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, 30 रुपए का कार्ड बनाया आप, 3 महीना इलाज मुफ्त। है क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल आपके पास? है क्या तमिलनाडु में ऐसा कोई हॉस्पिटल? बनाया क्या कोई लीडर ऐसा हॉस्पिटल? मेडिकल कॉलेज, बच्चे लोग स्कूल में जो पढ़ता है उन लोग का स्कूल का फी माफ, यूनिफॉर्म देता है उसको, पढ़ाई का किताब देता है क्या कोई तमिलनाडु में ऐसा आपके पास लीडर? लीडर नहीं है कोई ऐसा पूरे हिंदुस्तान में। पैसा सबके पास है, मगर शेर का कलेजा और जिगर भी तो होना मांगता है ना। कलेजा मांगता है, जिगर मांगता है कि इस तरह मजलूमों को और गरीबों का मदद करने के लिए। और यह भी बात याद रखो, सिर्फ वो स्कूल और हॉस्पिटल में मुसलमान इलाज नहीं कराता है, उस स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला हमारा हिंदू भाई बहन का भी बच्चा है, हॉस्पिटल में इलाज करने वाला हमारा हिंदू भाई बहन भी इलाज कराता है वहां पर। तो फिर तो सेक्युलर हम हुआ ना कि झूठा झूठा सेक्युलर कांग्रेस वाला।
अरे आपका काम करना इंपॉर्टेंट है। आज 70 साल तो निकल गया, आगे का सोचो। कल बच्चा पूछेगा, अब्बा एक पार्टी आया था आपके पास, तेलंगाना से आपको समझाया कि हमारे हाथ से हाथ मिलाओ, हमारे कांधे से कांधा मिलाओ, आगे बढ़ो, तेलंगाना को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, तमिलनाडु को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, जैसा तेलंगाना को लेकर गए। उस टाइम अब्बा आप उसका साथ क्यों नहीं दिया? आप साथ देते तो आज हमारा भी फ्यूचर सुधर जाता था। तब जवाब देना भारी पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए आज ऐसा बनो कि आपका बच्चा जब बड़ा हो तो बोले, वाकई में अब्बा आपने एक ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसकी वजह से आज मेरे पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जिसकी वजह से आज मेरे पास एक अच्छा हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से आज हम लोग अच्छा स्कूल में जा सकता है, अच्छा कॉलेज में पढ़ सकता है, और जिसकी वजह से आज हम दूसरे की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। ऐसा इंसान बनो भाइयों बहनों बुजुर्ग। याद रखो इस बात को, यही नहीं सोचना वारिस पठान आया, बात किया, चलेगा। नहीं, चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा। हार जीत अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। मेरा काम आपको समझाना है, और यह भी बोल के जाएगा वारिस पठान आपको, आधी रात को भी अगर वाड़ी का मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त हमको आवाज लगाएगा कि वारिस भाई ये काम है, हम आपके लिए रात को 12 बजे भी खड़ा रहेगा, याद रखना। और ये जुबान हमारा है, ये लोग का नहीं है, पठान का जुबान है, याद रखना इस बात को। जो बोलता है करता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जुबान है। हम लोग सिर्फ हवा में बात नहीं करता, इन लोग की तरह जुमलाबाजी, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आएगा। आया क्या? मैं भी ख्वाब देख रहा था 15 लाख आएगा तो घूमने को जाऊंगा, अभी तक नहीं आया। 2 करोड़ लोग को रोजगार देने का बात किया था, मिला क्या रोजगार? उसकी जगह में 12 करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिया हमारे देश में। किसका वजह से? सिर्फ ये मोदी का वजह से। अनप्लैंड तुमने लॉकडाउन लगा दिया, रात को आ गया टीवी के अंदर आके तुमने बोल दिया कि लॉकडाउन सब बंद। अरे किधर से गरीब इंसान अपना पेट भरेगा? कहां से खाना खाएगा? मजदूर का तुमने काम छीन लिया, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया तुमने, रास्ते में लेकर आ गया सारे मजदूर को। आपने मैंने पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर हमारा भाई नंगे पैर चल के जा रहा है अपने गांव। ये सब किसकी वजह से हुआ? यही भाजपा सरकार, यही मोदी। जुमला मारने से देश नहीं चलेगा। अब बहुत हो गया, अब देश को विकास मांगता है, देश को डेवलपमेंट मांगता है, देश को ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे को पॉलिटिकल एम्पावर। आज कितना लोग हमारे पास ऐसा है पॉलिटिक्स के अंदर, नहीं, लोग किसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। इनका एक ही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही काम है इन लोग का। कोई कुछ कर ले हमको उसका फर्क नहीं पड़ता, यही इनका इंटेंशन और इश्यू है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं, एक साथ कांधे से कांधा मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट करने में विश्वास करते हैं, विकास करने में विश्वास करते हैं। हम हमारे बच्चे भी आगे पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर्स बने, अच्छे पॉलिटिकल फील्ड में आए, वो चीज करना चाहते हैं हम आपके सामने। मगर इसमें हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला आपके हाथ में, आपको फैसला लेना है कि जिस तरह से 70 साल निकल गए इसी तरह आगे जिंदगी भर निकलना है, या अपने हल्के के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के बच्चे के लिए विकास। फैसला आप खोल लेना है। मगर सोचो, आप सोचना भी पड़ेगा कि क्यों मैं एक बार असद ओवैसी साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं, क्यों मैं एक बार दिनाकरन साहब की पार्टी को ट्राई नहीं करूं। दोनों एक साथ है, मजबूत कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है अच्छे अच्छे को हिला डालेगा, तो क्यों एक बार ट्राई नहीं करना? हम हर चीज के लिए ट्राई करता है एक बार। और यकीन मानो, मेरा पर्सनल तजुर्बा आपको बताता है, एक बार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा है कि जिंदगी भर ऊपर वाले से दुआ करता है कि वाकई में अगर जिंदगी में 10 फैसले गलत मुस्लिमीन के साथ में मैं गया, उसको वोट डाला और जीता के लेकर आया। वक्त बहुत कम था हम लोगों के पास, आज आपके पास आपका अपना वकील अहमद। आप बोलेगा इतना टाइम में लोग सब रहा, आप तो अभी आए क्या कि ये आदमी वो है।
जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। अभी जब लॉकडाउन था, क्या काम नहीं किया वकील अहमद, बताओ मेरे को। जिसने उसको फोन किया उसके काम के लिए गया, रात को 12 बजे उठ के गया, नींद में से कॉल किया उठ के गया। अरे जो उससे हो सका, पैसे से, अपनी जानी माल से, हर चीज से मदद किया, खड़ा है हमारे साथ। अब क्या ये 65-70 साल वाले लोग खड़े रहेंगे क्या आपके साथ? आप फोन करेगा तो शायद नहीं, मैं तो दुआ करता है हेल्थ और तंदुरुस्ती का, किसका हम बुरा नहीं बोलता, मगर रियलिटी भी तो है ना, प्रैक्टिकलिटी भी है। फोन करेगा रात को, 65-70 साल का आदमी बोलेगा सो रहा है, कल सुबह बात कर। मगर ये जवान आदमी, आपका अपना, जिसको मालूम है क्या करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिसको मालूम है किसका क्या जरूरत है, जिसको मालूम है किसका क्या काम करने का है, तो वो उठ के भागेगा आपके लिए, वो आपका काम करेगा। और हम लोग बैठा है ना, हम आपके साथ रहेंगे। काम करना है, और अगर वाकई में आप चाहता है कि आपका काम हो, वनयामवाड़ी के अंदर विकास हो, डेवलपमेंट, तो आ जाओ, एक बार साथ दे दो, जिता दो अपने आप के कैंडिडेट वकील अहमद को, जिता के लेके जाओ असेंबली में, भारी मार्जिन के साथ जिताओ, ऐसा जिताओ कि सामने वाले के मुंह पे ऐसा लाफा पड़े कि ये लोग एक अगर हो गए एएमके और एमआईएम, तो तमिलनाडु से इनको घर में नहीं बैठना पड़ेगा, भागना पड़ेगा छोड़ के। भगाओ इनको। इतना साल ये लोग राज किया, हम तकलीफ में था, अब आप राज करो और इनको तकलीफ में डालो। ये होना चाहिए ताकत। आपके पास ताकत है, जज्बा है, हौसला है, उसको सही जगह इस्तेमाल करो भाई। मौका है, वक्त है। ये मत सोचो हम सिर्फ तकरीर करता है, तकरीर के आगे कुछ नहीं। आपके सामने मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं खुद पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी से कभी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था। एमआईएम पार्टी आया, एसआईएम का बात सुना, रिसर्च किया, देखा काम। 13 दिन के अंदर, ओनली 13 डेज, मैं तो लॉयर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। 13 डेज के अंदर एमआईएम पार्टी अगर एक नॉन पॉलिटिकल इंसान को, प्रैक्टिसिंग लॉयर को सिर्फ अगर एमएलए बना सकती है, तो सोचो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वनयामवाड़ी इस मर्तबा वकील अहमद को एमएलए 100% बना सकती है। सोचना है आपको, पहल करना है आपको, हिम्मत करना है आपको। मेरा बताना फर्ज था आपके पास आके, और आपको जिसको भी देखना है मजलिस क्या काम करती हो, मैंने तो सारा एग्जाम्पल बता दिया। तेलंगाना में जाके आप देख लो, महाराष्ट्र में जाके देख लो, गुजरात में देख लो, बिहार, हर तरफ जाके देखो। अरे काम कर रहे हैं, जब भी तो आज हमारे साथ सब जुड़ रहे हैं ना। आज यूपी में हमारे साथ राजभर साहब जुड़ रहे हैं, गुजरात में हमारे साथ बीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा साहब जुड़े, तमिलनाडु में हमारे साथ एएम के पार्टी के टीटी दिनाकरन साहब जुड़े। तो सब जुड़ के ही एक होएगा। जब 5 उंगली एक मुट्ठी बनती है ना, तो बॉस वो बनता है मुक्का, पंजा, ऐसा। फिर ध्यान से दो, तब जाके तुम्हारा जीत होगा। अगर जीतना है चुनाव, आप बनाना है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, आगे लेके जाना है वनयामवाड़ी को, तो सोचो बस, सोचने का टाइम खत्म हो गया। 6 तारीख के दिन सुबह सुबह उठो, सीधा जाओ पोलिंग स्टेशन पे, भर भर के जाओ, वोटिंग परसेंटेज 85 to 90% कर डालो। इतना वोट डालो, इतना वोट डालो, इतना पतंग को बटन दबाओ कि पूरे आसमान में 6 तारीख को सिर्फ पतंग उड़ता हुआ दिखना चाहिए। और जहां जहां पर भी हमारी अलायंस पार्टी के कैंडिडेट, एएमएम के पार्टी के दिनाकरन साहब के उम्मीदवार खड़े हैं, जिनका निशान है प्रेशर कुकर, ऐसा कुकर का सीटी बजाओ, ऐसा सीटी बजाओ कि पूरे वनयामवाड़ी, पूरे तमिलनाडु में कुकर का सीटी का गूंज गुने, और पूरी तरह से भारी मार्जिन के साथ सब जीत कर आएंगे। तब होगा इतिहाद का सुबूत। मत बटो आपस के अंदर, मत बटो भाइयों, बहुत साल देख लिया सब, इसको वोट डालो, उसको डाल दिया भाई, उसको नहीं नहीं। एक प्लेटफॉर्म पे आओ। 5 साल में एक मर्तबा आपको मौका मिलता है वोट डालने का, उसको खोना नहीं चाहिए। सबको निकल के आना है अपने अपने घरों से, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने मां बहन, सबको लेके जाओ पोलिंग स्टेशन में, वोट डालो। वोट डालना बहुत जरूरी है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। ये वो संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको दिया है, इसकी तो हम लोग रक्षा कर। ये तो संविधान को रोज खत्म करने की बात कर, मगर हम तो संविधान को संभाल रहे, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं।
डेमोक्रेटिक राइट अपना इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी संविधान ने ये पावर दिया, अधिकार दिया है, अपना राइट टू वोट, ये आपका अपना अधिकार है, इसको खोना मत, मगर सही जगह डालना। और वो सही जगह है प्रेशर कुकर या एएमआईएम का पतंग। पतंग उड़ाओ, मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करो, वाराणसी से वकील अहमद साहब को जिताकर भारी अक्सरियत के साथ में असेंबली में भेजो, और फिर देखो इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह से ईश्वर से पूरा यकीन है कि वाराणसी भी बदलेगा, और ये मोदी वाला जुमला नहीं बदलेगा, ये एमआईएम वाले की जुबान वाला बदलेगा। हम बदलेंगे, इंशाअल्लाह जरूर बदलेंगे। यहां भी वही सपना देखा है ओवैसी ने कि मुझे जिस तरह से तेलंगाना में हॉस्पिटल और स्कूल बनाए, इसी तरह से हमको तमिलनाडु के अंदर भी अपना काम करना है। तमिलनाडु की भी आवाम को फैसिलिटी देना है, उनके भी बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया, ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जहां पर वो आकर ऐसा इलाज कर सके। यही अरमान है, यही सपना है ओवैसी ब्रदर का। बाकी क्या है, सब कुछ है ना उनके, मगर सोचो आज हमारे पास आए तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। और ईमान वाले, इंसानियत है, तो इंसानियत का तकाजा आज का यह है कि हमको इस पार्टी को सपोर्ट करना और हमारे कैंडिडेटों को जिताना। तो सपोर्ट करेंगे ना, जोर से, सिर्फ हाथ वाला नहीं, मोदी वाला हाथ नहीं, सपोर्ट करेंगे ना, मजलिस के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, दिनाकरन साहब के उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, पतंग के बटन पर, कुकर के बटन पे मोहर लगाएंगे ना। बिल्कुल, यही उम्मीद करके आपसे मैं विदाई लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब लोग जिनको सुनना चाहते हैं, बेसब्री से मैं भी उनको सुनना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया यहां पर, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरे भाइयों ने जो इतना प्यार से मुझे सुना, ये 6 तारीख के दिन भी हमारी इज्जत रख लेंगे, लाज रख लेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, वनक्कम। இப்பொழுது தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழக வாணியம்பாடி செயலாளர் சங்கர் அவர்களை 2 நிமிடம் உரையாற்ற வரவேற்கிறேன். வாழ்க கேப்டன், வளர்க தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம், வெல்க முரசு. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் ஓவைசி அண்ணன் அவர்களுக்கும் வணங்கி ஒரு சில நிமிடம் மட்டும், ஏன்னா காலம் தாமதம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஒரே சில நிமிடம் மட்டும் நான் பேசுறேன். மக்கள் தலைவர் அண்ணன் டிடிவி தினகரன், கேப்டன் விஜயகாந்த், அண்ணன் ஓவைசி, நல்லை முபாரக் இவர்கள் நால்வரும் ஒரு மெகா கூட்டணி, ஒரு வெற்றி கூட்டணி தமிழகத்தில் அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டணியின் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினராக அருமை நண்பர் டி.எஸ். வக்கீல் அகமது அவர்களை இங்கு வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். அவருக்கு பட்டம் சின்னத்தில் வாக்களிக்க வேண்டும். ஏன் இந்த கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்? எதற்காக டி.எஸ். வக்கீல் அகமது அவர்களை ஜெயிக்க வைக்க வேண்டும்? மக்களை சிந்தித்து பாருங்கள். கடந்த 50 ஆண்டு காலம் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? ஒன்று உதயசூரியனுக்கு வாக்களிக்கிறோம், இல்லை என்றால் ரெட்டைகளுக்கு வாக்களிக்கிறோம், இல்லைனா ஏணிக்கு வாக்களிக்கிறோம். ஆனால் வாணியம்பாடி நகரத்திலும் சரி, வாணியம்பாடி தொகுதியிலும் இதுவரையும் எந்த வளர்ச்சியுமே நாம் காணவில்லை. காரணம், ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் 500 ரூபாய் 1000 ரூபாய் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து விட்டு நம்மளை ஏமாற்றி வாக்குகளை வாங்கிக் கொண்டு மீண்டும் 5 ஆண்டு காலம் யாருமே இங்கு வருவதில்லை. உதாரணத்துக்கு கடந்த அதிமுக அவருக்கு நம்ம வாக்களிச்சோம், ஒரு அமைச்சரை நம்ம ஊருக்கு கொடுத்தாங்க. யாராவது ஒருத்தர் அதிமுக இருந்து எங்களோட விவாதம் பண்றதுக்கு தயாரா இருந்தா, இந்த 5 ஆண்டு காலம் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? ஒண்ணுமே செய்யல. அதே மாதிரி இன்னைக்கு முஸ்லிம் லீக் வராங்க. இவங்க எப்படின்னா, அதாவது எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தான் பி டீம் பி டீம்னு. யார் உண்மையான பி டீம்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க அதிமுகவுக்கு வாக்களிச்சீங்கன்னா அது நேரடியா தாமரைக்கு தான் போகும்.
அது நேரடியா நீங்க மோடியை ஜெயிக்க வைக்கிற மாதிரி. ரெண்டாவது, ஏனுக்கு நீங்க வாக்களித்தீங்கன்னா அந்த நிச்சயமா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மோடியுடன் போய் சேர்ந்து விடுவார்கள். மக்களே, சிந்தித்து வாக்களிங்கள். நிச்சயமாக இது நடக்கும். ஏன்னா அவங்க தான் உண்மையான பி டீம். இப்ப வேணா அவங்க சொல்லலாம், முஸ்லிம் வாக்கெல்லாம் வாங்கறதுக்காக நாங்க தான் உண்மையா உழைக்கிறோம், நாங்க தான் உண்மையா பண்றோம். உண்மையா முஸ்லிம்களுக்காக இந்தியா முழுக்கும் ஒரு தலைவர் பாடுபட்டு இருக்காருன்னா அது ஒரே ஒரு ஒருத்தர் உவேசி அவர்கள் மட்டும்தான். ஏனென்றால் பாராளுமன்றத்தில் 540 எம்பி இருக்கிறப்போ அவருடைய ஸ்பீச்சை யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? கேளுங்க. மோடி எதிர்த்து பேசுற ஒரே ஒரு ஆண் சிங்கம் அவர் மட்டும்தான். இன்னைக்கு நான் அதை பண்ணிடுறேன், நான் இதை பண்ணிடுறேன், நாங்க தான் பி டீம் சொல்றதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மா. இப்படி ஏமாத்தி உங்களோட வாக்குகளை வாங்கி மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் 50 ஆண்டு காலம் முஸ்லிம் லீக் இங்க இருக்கிறது. அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள், என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? 30 ரூபாய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஹைதராபாத்ல இருக்குது. 30 ரூபாய் நீங்க கட்டிட்டீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு வரலாம். இது மாதிரி காலேஜஸ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே அவங்க வச்சிருக்காங்க. டிஎஸ் வக்கீல் அகமது அவர்களுக்கு நீங்கள் பட்டம் சின்னத்தில் வாக்களித்து மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்தால் நிச்சயமாக ஹைதராபாத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நிச்சயமா நம்ம வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வரும் என்று உங்களுக்கு நிச்சயமாக அண்ணன் அவர்கள் வாக்குறுதி கொடுப்பார். நானும் அந்த வாக்குறுதியை கொடுக்கிறேன். ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் பட்டம் சின்னத்துக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிகவும் சிறப்பாக பேசிய நகர செயலாளர் சங்கர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது நம்முடைய வாணியம்பாடி சட்டமன்ற வேட்பாளராக போட்டியிடும் மாண்புமிகு நம்முடைய நண்பர் டிஎஸ் வக்கீல் அகமது அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்களே, பொறுப்பாளர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்காக கடந்த 2 தினங்களாக நம்முடைய வாணியம்பாடி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் நம்முடைய தேசிய தலைவர் பாரிஸ்டர் அசதுத்தீன் சாஹிப் அவர்களுக்கு மற்றும் இன்று வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வருகை தந்து எனக்காக இந்த பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றி அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் மகாராஷ்டிராவின் சிங்கம் அண்ணன் வாரிஸ் பட்டான் சாஹிப் அவர்களுக்கும் நம்முடைய தேர்தல் பொறுப்புரை கேட்பதற்காக இங்கே கூடி நின்று இதனை வாக்காக மாற்ற வேண்டும் என்று நல்ல எண்ணத்தோடு இங்கே கூடி நின்று கொண்டிருக்கும் பொதுமக்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை சலாத்தினையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த தேர்தல் மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தல். தமிழகத்தில் ஒரு பக்கம் திமுக, இன்னொரு பக்கம் அதிமுக. இந்த அதிமுக அடிமை அரசு பாஜகவின் கைக்கூலியாக மாறிவிட்டது. கடந்த 4 ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தை அடமானம் வைத்து விட்டது. மிக தெளிவாக சொன்னால் அடமானம் வைத்து விட்டார்கள். மக்களின் நலன்களை, மக்களின் எதிர்காலத்தையும் சற்று கூட சிந்திக்காமல்
தங்களுடைய சீட்டுக்காக, தங்களுடைய பதவிக்காக இந்த தமிழ்நாட்டை அடமானம் வைத்து விட்டார்கள். அடுத்த பக்கம் திமுக. தேர்தல் வந்தாலே ஒரு விஷயத்தை அவர் தெளிவா சொல்லுவார். சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாவலன், இஸ்லாமியர்களின் பாதுகாவலன். நம்முடைய ஸ்டாலின் அண்ணன் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும். இந்த மேடத்தின் வாயிலாக அவரிடம் ஒரு விஷயத்தை கேட்க நான் ஆசைப்படுகிறேன். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இதே முஸ்லீம் லீக் தமுமுகவை சார்ந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் நீங்கள் 9 சீட்டுகளை கொடுத்தீர்கள். 9 சீட்டு கொடுத்து 8 சீட்டை தோற்கடித்து விட்டீர்கள். ஆனால் இம்முறை அவங்களுக்கு 3, இவங்களுக்கு 2, அதுல 5ம் காலி ஆக போகுது. தேர்தல் முடிந்தவுடன் 5ம் காலி செய்ய போறாங்க. இது உண்மை. மே 2ஆம் தேதி இந்த ரிசல்ட் இப்படிதான் வரப்போகிறது. சீட்டு நாங்க கொடுக்கிறோம், தோக்கடிக்கிறது நாங்கள் தான். ஒரு பக்கம் இவங்க 1000 ரூபாய் நாங்க தமிழகத்துக்கு அனைத்து வீட்டு தலைவிகளுக்கும் 1000 ரூபாய் கொடுக்கிறோம் சொல்றோம். இன்றைக்கு ஒரு விஷயத்தை கேட்கிறேன். வாணியம்பாடியை சேர்ந்த பல பெண்கள் விதவைகளாகவும் முதியோர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். கடந்த வாணியம்பாடி 3 மாதத்திற்கு முன்பு வாணியம்பாடியில் நடந்த குறை தீர்வு கூட்டத்தில் ஒரு விதவை பெண், ஜுவேரியா என்ற சொல்லக்கூடிய விதவை பெண், அவருடைய கணவரை இழந்து கிட்டத்தட்ட 3 பெண்கள் வாழ்வதற்கு அவரிடம் பொருளாதாரம் இல்லை. அவர் கலெக்டரிடம் ஒரு மனு கொடுத்திருந்தார். நான் என்னுடைய வாழ்வாதாரத்திற்காக அரசின் சார்பில் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் எனக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று வாங்கி 1 மாசம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ரிஜெக்டட். இதுதான் நீங்கள் கடந்த ஆண்டுகளில் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு அந்த உதவித்தொகை கொடுத்தீர்கள்? கடந்த ஆண்டு நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு என்னென்ன நல்ல திட்டங்கள் நீங்கள் அறிவித்தீர்கள்? அந்த திட்டங்கள் எந்தெந்த பேருக்கு எத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்தது? அது சொல்லி ஓட்டு கேட்க வேண்டியது தானே. மக்கள் இப்போது மிகவும் தெளிவு ஆயிட்டார். ஏமாற்ற முடியாது என்ற ஒரு நிலைமைக்கு. அதனால் தான் இவர் 1000 சொன்ன உடனே அவர் 1500 ரூபாய் கொடுக்கிறேன்ட்டார். சரி, ஒரு பக்கம். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய மஜ்லிஸ் கட்சி சார்பில் தனியாக போட்டியிட்டு சுமார் 10,000 வாக்குகளை நாங்கள் பெற்றோம். அந்த தேர்தலில் இதே பகுதியை சார்ந்த முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர் 55,000 வாக்குகளை பெற்றார். அவர் தோல்வி அடைந்து விட்டார். அதிகமான வாக்குகளை இந்த தொகுதி மக்கள் அதிமுக வேட்பாளர் நீலோஃபர் கஃபீல் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 70,000 வாக்குகளை கொடுத்தார். அந்த நேரத்தில் அவர் நம்முடைய தொகுதி மக்களுக்கு பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தார். முதல் வாக்குறுதி நம்முடைய வாணியம்பாடி ரயில்வே மேம்பாலத்தை கட்டித் தருகிறேன் என்று. இதுவரைக்கும் 5 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்த ஒரு ஆட்சி வரப்போது ஒரு பணியும் நடக்கவில்லை. இரண்டாவது, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையை தரம் உயர்த்தி தருகிறேன் என்று சொல்லி இருந்தார். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், 12 மணிக்கு மேல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா லேடி டாக்டர் பிரசவம் பார்ப்பதற்காக லேடி டாக்டர் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் இல்லை. அமைச்சர் தொகுதி இங்கிருந்து வேலும் அடக்கம்பாறைக்கும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கும் ரெஃபர் செய்து விடுகிறார்கள். இதுதான் வாணியம்பாடியின் இன்றைக்கு நிலைமை. இன்னொரு பக்கம் திமுக வேட்பாளர், அவர் விஷயத்தை பத்தி பேசணும்னா 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதார்பேட்டையில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த ஒரு வேட்பாளர், நகரமன்ற உறுப்பினராக அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க அவரை விரும்பவில்லை. எப்படி இந்த வாணியம்பாடி நகர தொகுதி மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்? அவர் பல விஷயத்தில் இப்ப எல்லா சமூகத்திலும் he is a social சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதரா. நான் கேட்கிறேன், இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நீங்கள் வாணியம்பாடி விஎம்இ சொசைட்டியில்
நீங்களும் ஒரு உறுப்பினர். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு இலவசமாக சீட்டு கொடுத்தீர்கள்? நாளைக்கு இதே இடத்தில் நீங்கள் மேடைப்பட்டு சொல்லுங்கள். உங்களால் எல்லளவு இந்த நகர மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் லாபம் அடைந்தது இல்லை, லாபம் அடைய முடியாது. கொரோனா காலத்தில் இந்த முஸ்லீம் லீக் சொல்லக்கூடிய இந்த வேட்பாளர்கள் ஒரே ஒருத்தராவது இந்த வாணியம்பாடி நகர மைய பகுதியில் யாருக்காவது உதவி இருக்கிறார்களா? யாராவது ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சந்தித்து இருக்கிறார்களா? பின்ன எலெக்ஷன் வந்தா மட்டும்தான் இவர்கள் நம்மளை தேடி வருவார். ஜெயிச்ச பிறகு முதலாளிகளை தேடி சென்று விடுவார்கள். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அதுல மட்டும் தான் கையெழுத்து போடணும். ஆகவே நம்முடைய வாணியம்பாடியை சார்ந்த வாக்காளர் பெருமக்களே, பெரியோர்களே, சற்று சிந்தித்து உங்களுடைய ஒரு வாக்குகளையும் நீங்கள் வாக்களிக்க வேட்பாளர் வருங்காலத்தில் உங்களின் நலன் கருதி உங்களுடைய நலனுக்காக, உங்களுடைய தொகுதி மக்களின் நலனுக்காக பணியாற்ற வேண்டும். நம்முடைய எதிர்காலத்தை பணியாற்றிட வேண்டும். வாணியம்பாடி இருக்கிற மொத்த பேர் நம்பி இருக்கிறது தோல் தொழிற்சாலை மட்டும்தான். இன்னைக்கு 70% தோல் தொழிற்சாலை முடங்கிவிட்டது. அதற்கு மாற்றத்தை ஏதாவது இவர்கள் செய்தார்களா? செய்யவில்லையே. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வாணியம்பாடியில் தொழிற்பேட்டை அமைத்து தருகிறோம் என்று வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். என்ன ஆயிற்றது அது வாக்குறுதி? வாணியம்பாடி படித்த இளைஞர்கள் பெங்களூரிலும் ஒசூரிலும் 10,000 ரூபாய்க்கும் 15,000 ரூபாய்க்கும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைமையை மாற்ற வேண்டும். நம்முடைய தொகுதி மக்கள் நல்ல வாழ வேண்டும். இன்னைக்கு யாராவது கேட்டா நான் இந்த ரோடு போட்டேன் அந்த ரோடு போட்டேன், நீ இருந்தாலும் ரோடு போடுவ, நீ இல்லைனாலும் ரோடு போடுவாங்க. கடந்த 5 ஆண்டு காலமாக எந்த கவுன்சிலரும் இல்லை. அந்த பகுதி வேலை செய்யவில்லையா? காவா வரவில்லையா? தண்ணீர் வரவில்லையா? எல்லா பணிகளும் தானாக நடந்துவிடும். நம்முடைய சட்டமன்றம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எதற்காக தேர்வு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால், இந்த தொகுதி மக்களுக்காக ஏதாவது நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும். இந்த தொகுதி மக்களின் நலன் காக்க அவர்கள் பாடுபட வேண்டும். இதற்காக தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள். உங்களுடைய குரலாக சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் ஒலிக்க வேண்டும். இவங்களால் சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஒரு விஷயத்தை தெளிவா சொல்றேன். பாராளுமன்றத்தில் முத்தலாக் தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக முஸ்லிம் லீக் வேட்பாளர்கள் எத்தனை பேர் என்ன பேசினார்கள் உங்களால் சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் மக்களுக்காக என்ன பேசுறீர்கள் சொல்ல முடியுமா? ஸ்டாலின் சொன்னா பேசுவார், ஸ்டாலின் வேணான்னு சொன்ன சரி சாமி, சரி உசூர் அதுதான் சொல்ல முடியும். அவருடைய தலைவர் காதர் மொய்தீன் ஒரு மாநாடுல ஒரு விஷயத்தை சொன்னார். இந்த நேரத்தில் சொல்கிறேன், இஸ்லாமியர்களுக்கு 5 கடமை, அவர் சொன்னது 6 கடமை. என்னடா 6வது கடமைனா, இந்த திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை முதலமைச்சர் ஆக்குவது இஸ்லாமியர்களின் கடமையா? ஏடா நாங்களா குத்தகை எடுத்திருக்கோம்? ஆகவே எனக்கு பின்பு நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் உங்களிடம் உரையாற்ற இருக்கிறார். சற்று சிந்தித்து இந்த தொகுதியில் உங்களுக்காக, உங்கள் வளர்ச்சிக்காக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை தேர்வு செய்யுங்கள். எனக்கு ஆதரவு தாருங்கள். எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பட்டம் சின்னத்தில் வாக்களித்து பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. अस्सलाम वालेकुम। हमारे वानियम्बाड़ी के दरमियान अभी खुसूसी मेहमान जनाब बारिस्टर असादुद्दीन ओवैसी साहब को स्टेज पर तकरीर फरमाने के लिए दावत दे रहा हूं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पर स्टेज पर बैठे हुए तमिलनाडु के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व वानियमबाड़ी के उम्मीदवार जनाब वकील साहब, जनाब कन्नाबी रामन साहब जो AMAMMK के हैं, याजिल साहब, मनीवनन साहब, शंकर साहब जो कैप्टन विजयकांत के DMDK के हैं, राजा साहब, कमलनादन साहब, अन्ना दुराई साहब, कृष्णन साहब, इम्तियाज साहब और मुंबई से तशरीफ लाए साबिका रुकन असम्बली वो स्पोक्स पर्सन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, वानियमबाड़ी के मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं खड़ा रहूँगा। आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक तफसीली गुफ्तगू को आपने सुना। जनाब वकील साहब ने बहुत से ऐसे मसाइल और इशूज़ पर उसका अपनी तकरीर के दौरान जिक्र भी किया और आपको बताया कि वानियमबाड़ी में जो तकालीफ है और मसाइल हैं उसको हल करना कितना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहूँगा कि इस इलेक्शन में आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलायंस जनाब TT दिनाकरन साहब की AMMK पार्टी के साथ, जिसमें कैप्टन विजयकांत की भी पार्टी है और दूसरे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं। हमारी कोशिश और मकसद एक ही है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, सियासत में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बने और हमारा मानना यह है कि तमिलनाडु की सियासत में, पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल स्पेस है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और मुझे यकीन है कि TT दिनाकरन और कैप्टन विजयकांत की कोशिशों से इंशाअल्लाह ताला ये अलायंस एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के रूप में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इमर्ज करेगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात मुझे आपसे जो जिक्र करना है कि बहुत से लोगों में ये एक गलत फहमी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से इलेक्शन लड़ रही है और आप तमाम की कोशिश भी यही है और हमारी भी कोशिश यही है और इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन TT दिनाकरन साहब के अलायंस का हिस्सा बनी कि तमिलनाडु में फिरका परस्त कम्युनल फोर्सेस को, फिस्ताई ताकतों को, फैशिस्ट फोर्सेस को, उनको इस असेंबली इलेक्शन में शिकस्त मिले। हमारी कोशिश भी है, हमारी दुआएं भी है, मगर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं, ये कोशिश तो हमको करना है, मगर कहीं कोशिश करते करते ऐसा ना हो जाए कि हम अपने हाथ पर ही कुड़ाड़ी मार लें। यकीनन हमको ये तमाम कम्युनल और फैसिस्ट फोर्सेस को शिकस्त देना है, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वानियमबाड़ी में आपको एक जो तारीखी मौका आपको मिल रहा है कि आप अपनी एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बना सकें। आप इस मौके को मत खोइए। और अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल है कि वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि वकील पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर वानियमबाड़ी से असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वकील 5 साल पहले इलेक्शन लड़कर
घर में नहीं बैठ गए। वकील वानियम्बाड़ी के अवाम के दरमियान में रहे। वकील गरीबों की तकालीफ और उनके मसाइब और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करते रहे। वकील जब लॉकडाउन आज से 7-8 महीने पहले हुआ, जब पूरे मुल्क में, तमिलनाडु में, वानियम्बाड़ी में कोरोना अपने उरूज पर था, तो ऐसे वक्त में वकील उन लोगों की खिदमत करने का एजाज उसको हासिल है कि अगर किसी को भूख और प्यास की जरूरत पड़ती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लीडर आपके दरमियान में था। अगर मस्जिद सलामाबाद के फाजिल नायब मुतवल्ली साहब को मदद की जरूरत पड़ी तो वकील दौड़ता हुआ उनके पास गया। अगर किसी का कोरोना से डेथ हो गया, इंतकाल हो गया, तो बिला लिहाज मजहब मिल्लत मजलिस के सदर ने यह नहीं देखा कि मरने वाले का मजहब क्या है, उसके आखिरी रसूमात उसके मजहब के तहत अदा किए जाएं। वकील ने उन मरने वालों की डेड बॉडी भी उनके अफराद खानदान को उनके पसमानदगान में पहुंचाने का इंतजाम किया। और जब 5 साल पहले मजलिस ने इलेक्शन लड़ा तो यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली। मजलिस के उम्मीदवार को करीब 11,000 वोट मिले और एडीएमके के कैंडिडेट हमारी बहन को, नीलोफर को 20,000 वोट से उनकी मेजॉरिटी से उनको कामयाबी मिली। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन का यह झूठा प्रोपेगेंडा कि 5 साल पहले भी वकील लड़े थे तो एडीएमके जीत गई थी, मैं उनको बता रहा हूं कि आप आंख के अंधे हो सकते हैं, आपके सर में दिमाग कमजोर होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सोचने समझने की तमीज हम में है। इसीलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि मजलिस की मुखालिफत करना है तो खुलकर करो, डर कर मत करो, गुलामी में मजलिस की मुखालिफत मत करो। हां, अगर तुम किसी अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी चमचागिरी और उनकी खुशामद करने के लिए तुम मजलिस की मुखालिफत कर रहे हो तो याद रखो मैं तुमको जवाब देता आया हूं और देता रहूंगा। यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यकीनन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी की हुकूमत बनी उस वक्त से इस मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट भी किया जा रहा है, उसको एक्सेप्ट भी करवाया जा रहा है और जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसको एंट्रेंस भी करवाया जा रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत बनी, इस हुकूमत ने पूरी कोशिश कर रही है कि भारत के मुस्लिम माइनॉरिटीज को उनसे सौतेला सलूक किया जाए और इनकी पूरी कोशिश यही है कि भारत में जितने कमजोरियां और गलतियां होती हैं वो गलतियां और कमजोरियां नरेंद्र मोदी के सरकार की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर होती है तो वो उसका इल्जाम मुसलमानों पर लगाकर अपनी कमजोरियों को, अपनी बदनामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वो भारत के संविधान को कमजोर नहीं बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको नरेंद्र मोदी बहैसियत एग्जीक्यूटिव उसको धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने हैं ये हुकूमत सिर्फ एक मजहब को प्रमोट कर रही है, जबकि हुकूमत का काम यह होता है कि वो किसी भी मजहब को प्रमोट ना करे। हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, मगर यह हुकूमत
एक मजहब को प्रमोट कर रही है और इसके प्रमोशन में सबसे ज्यादा काम अगर कोई सेल्समैन का कर रहा है तो उसका नाम भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफ़े अव्वल में शामिल होगा। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर भारत की लोकसभा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को बनाया जा रहा है जिसमें ट्रिपल तलाक भी शामिल है। ट्रिपल तलाक का कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यह कानून बनाकर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह बता रहे हैं कि अगर इस कानून के तहत किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरे मैरिजेस के एक्ट में कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट दोनों को सजा देती है, तो अगर किसी मुसलमान को सजा होती है तो 3 साल और किसी गैर मुस्लिम को सजा होती है तो 1 साल। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा उसमें गलती ये की कि ये कहते हैं कि अगर कोई बेवकूफ किस्म का मुसलमान अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो शादी खत्म भी नहीं होती मगर उसको गिरफ्तार भी करना है। जुर्म होगा तो गिरफ्तार करना ना, मगर हमारे वजीर आजम माशाअल्लाह इतना जबरदस्त उनका आईक्यू और दिमाग है कि वो कहते हैं कि शादी तुम ट्रिपल तलाक भी बोलो तो शादी नहीं टूटेगी मगर तुमको जेल में जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का गलत फैसला था जिसका मैंने 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा पार्लियामेंट में मैंने इसकी मुखालिफत की और बीजेपी से उस वक्त भी और आज भी कह रहा हूं, इस मुल्क में अगर औरतों के हिफाजत के लिए कोई कानून बनना है, खवातीन के लिए, वुमेन के लिए, तो डिजर्शन के खिलाफ कानून बनना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आज हमारे देश में, हमारे कंट्री में 3.2 मिलियन ऐसी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा है मगर अपने शौहर के साथ नहीं है। शादीशुदा है जिसमें हमारी गुजरात की एक भाभी भी शामिल है। उनको भी इंसाफ मिलना है, सबको इंसाफ मिलना, मगर उस पर कानून नहीं बनाएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी जब ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था, मैंने पार्लियामेंट में वोटिंग की डिवीजन का मुतालबा किया। जाकर आप रिकॉर्ड देख लो। आज ये डीएमके कांग्रेस के लोग असदुद्दीन ओवैसी को और टीटी दिनाकरन के अलायंस को कहते हैं बी टीम है। आपने क्यों वोट नहीं दिया? क्यों वोट नहीं दिया आपने? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया। अमित शाह जुलाई 2019 में कानून लाए और उसको इतना बदतरीन और गलत तरीके से बना दिया। आपको मालूम उस कानून की तायीद कौन कर रहा था? मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, मेरी स्पीच है सुनो आप, चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम जो एमपी हैं तमिलनाडु के, उनके सामने कहा कि 2008 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मैंने अपोज किया था। जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे मैंने यूपीए के साथ होते हुए मैंने उस बिल की मुखालिफत की और उस वक्त भी कहा, 2019 में जब अमित शाह उसके अमेंडमेंट लाए उस वक्त भी कहा यह कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान पर, दलित पर, आदिवासी पर और उन इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो एंटी गवर्नमेंट होंगे। और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि कांग्रेस के लीडरों को जेल में डाला जाए, वो कम से कम 5-5, 6-6 साल, 7 साल जेल में रहकर निकलेंगे तो तब उनको दलित, आदिवासी और मुसलमानों की तकलीफ समझ में आएंगी। तो कांग्रेस के पूरे एमपी खड़े हो गए, कार्तिक चिदम्बरम भी खड़े हो गए। मैंने कहा तकलीफ हुई ना अब तुमको तकलीफ हुई ना अब? बोले तुम्हारा जिक्र किए तो तुमको तकलीफ हुई। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने काम किया। कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए बिल का सपोर्ट किया। मैं डिवीजन का मुतालबा किया, वोटिंग का, तो क्या डीएमके ने वोट दिया? कांग्रेस तो आज डीएमके के साथ भाई भाई बन के फिर रहे, मोदी का साथ दिए।
और डीएमके जब मैं वोटिंग किया, वोटिंग का डिवीजन का मुतालबा किया, तो डीएमके वॉकआउट कर गए। मैं पूछा डीएमके के लोगों को, अरे वोट डालो ना। वो नो नो नो, इनफ इनफ, हम जा रहे, वी आर गोइंग। मतलब क्यों जा रहे? ठहर के रजिस्टर कराओ। नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर। 300 बीजेपी के एमपी, डीएम तमिलनाडु के 38 एमपीज थे, मैंने डिवीजन किया, बोला वोटिंग करो, डीएमके चले गए, कांग्रेस पार्टी चले गई। आपको मालूम, मैं जब वोटिंग का मुतालबा डिमांड किया तो मेरे को खाली 6 वोट मिले, 6 वोट मिले मेरे को। डीएमके वोट नहीं दिए, कांग्रेस वोट नहीं दिए, और आकर बोलते हम CAA को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मेरे से पूछते हैं आप क्यों अलायंस नहीं करें इन लोगों से, आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको आज बोल रहा हूं, मैं पहले भी जिक्र किया था और इसके गवाह वकील हैं, इसके गवाह हमारे मजलिस के मसूद हैं। यही डीएमके के इनके डॉक्टर मस्तान हैदराबाद को मेरे पास आए, बोले मैं आ रहा हूं। मैं बोला मुझे जाना है, बोले नहीं आना है। आए मेरे घर को आए, मेहमान थे। मुझे तकलीफ हो रही है बोलते वक्त, मगर लोग सवाल कर रहे हैं तो बता रहा हूं। मुझसे बैठकर कहा था कि एक सीट आपको देते हैं, वानियम्बाड़ी की देंगे, बोले थे ना वकील, आप हमारे माइनॉरिटी कन्वेंशन में आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मेरा यूपी में प्रोग्राम है। बोले नहीं, हमारे लीडर बोल रहे आप आना, उनके बाजू बैठना, यू मस्ट कम एंड यू मस्ट सिट बिसाइड आवर लीडर। मैं बोला भाई आप अचानक आ गए मेरे घर को, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर आप मेरा प्रोग्राम कैंसिल करो। 12 जिद करके, बड़ा जिद करे, प्रोग्राम कैंसिल कराए, वीडियो निकाले, चेन्नई पहुंचे, 2 घंटे के अंदर बोल दिए कौन ओवैसी, वी डोंट नो हिम, हम उनको बोले ही नहीं। तो मेरे घर में क्या चाय पीने आए थे? ये एम्पायर होटल है क्या मेरा घर? मील्स खाने को आए थे या मौसम की बात करने आए थे? हैदराबाद तमिलनाडु में कितना अच्छा मौसम था, क्यों आए थे मेरे घर को? फिर आप भाग गए ना, मैं नहीं भागा, मेरी बेइज्जती आपने की। और आप ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे डीएमके की तरह का कोई मुसलमान लीडर हूं जो तुम्हारे फेंके हुए हड्डियों पर जिंदा हूं। नहीं, याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जिंदगी भर लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदगी भर लड़ेंगे इलेक्शन, लड़ना ही तो हमको आता है ना, सीना दिखाना हमको आता है, पीठ दिखाना हमारी फितरत में नहीं है। जीत हार तो अल्लाह देने वाला है, तुम क्या दोगे? जीतोगे अल्लाह देगा, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है। ये काम इनका था। अब बोल रहे बी टीम बी टीम बी टीम, क्योंकि आपके पास क्या सर्टिफिकेट की दुकान है, आपके साथ गए तो आपकी टीम में, नहीं तो बी टीम में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में फिरका परस्ती बढ़ रही है, मगर क्या फिरका परस्ती 2014 से बढ़ रही? क्या फिरका परस्ती पहले नहीं थी? क्या डीएमके अगर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत की सपोर्ट नहीं करती, अप्रैल 30, 2002 को डीएमके ने लोकसभा में गुजरात के फसादात का जो मोशन आया था उसमें डीएमके ने सपोर्ट किया। अगर जब डीएमके सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट से, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। अगर आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो डीएमके की वजह से हैं। अगर तुम उस वक्त विड्रॉ करते अपनी सपोर्ट को, आज तुम बड़ी हमदर्द दिखा रहे हो। जब तुमको मलाई मिल रही थी, मिनिस्ट्री मिल रही थी, तो तुम खामोश हो गए। क्यों तुम विड्रॉ नहीं किए? जब ये तुम्हारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म का,
आप हम पर उंगलियां उठा रहे, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी पर तुम एक उंगली उठाओगे, मैं 10 उंगलियां तुम्हारी तरफ दिखाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहां से फिरका परस्ती बढ़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी बोलती है ओवैसी कम्युनल है। अरे तुम्हारे से बड़ा कम्युनल कोई दुनिया में था ना, है ना रहेगा। बाबरी मस्जिद गई तुम्हारे दौर में। बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद शहीद हुई जब नरसिम्हा राव कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था। आज बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी वेलकम करती है। कमलनाथ बोलता है कि मैं सिल्वर ब्रिक्स भिजाऊंगा। प्रियंका गांधी बोलती है कि मैं वहां पर जाऊंगी। मेरी मस्जिद है ना, वो मेरी मस्जिद है ना, वहां चले गई। मेरे अजीज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहते हैं। जैसा कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरका परस्ती यकीनन है, खत्म नहीं हुई। अगर फिरका परस्ती खत्म हो जाती, आज मस्जिद में था मैं, जुमे की नमाज, कौन सी मस्जिद? मस्जिद खदीम में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ने का मौका मिला। वहां पर हजरत क़िबला मौलाना ने यह अपील की कि सेकुलर पार्टियों को वोट दो, सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2018 में रमजान के महीने में एक बच्चा था जुनैद, हाफिज जुनैद, 18-17 साल का बच्चा, दिल्ली से नए कपड़े लेकर अपने घर को हरियाणा में जा रहा था तो भरी ट्रेन में जुनैद को चाकू से मारा गया। चलती हुई ट्रेन में जुनैद को मारा गया। कोई उठ के जुनैद को बचाने को नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखते रहे, चाकुआं पड़ते रहे, वार पड़ता रहा। प्लेटफॉर्म आया, ट्रेन रुकी तो उसका भाई अपने जख्मी भाई को उठाकर प्लेटफॉर्म पर उठाता है और कहता है कि कोई मदद करेगा मेरे भाई को, क्योंकि 50 सीढ़ियां चढ़ के दूसरी जगह उतारना है। कोई नहीं आया। ये सेकुलरिज्म है। मैं अपने बच्चे को उठाता हूं, अपने भाई को, अपने बेटे को, और 50 सीढ़ियां चढ़कर 50 सीढ़ियां उतरकर पुकारता हूं कि भाई को एम्बुलेंस लाओ, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया। सेकुलरिज्म जिंदाबाद। यह सेकुलरिज्म है कि अखलाक को मारा जाता है घर में फ्रिज के नाम पर। यह सेकुलरिज्म है। और निकलता है उसमें बकरी का गोश्त। पीलू खान को रोड पर मारा जाता है। यह सेकुलरिज्म है। रकबर खान को कुल्हाड़ी से मारकर वीडियो निकाला जाता है। यह सेकुलरिज्म है। झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को पूरी मार्केट में वीडियो निकालकर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। यह सेकुलरिज्म है। कहां है सेकुलरिज्म, मुझे बताओ। हां, सेकुलरिज्म है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और रहेगा। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। कोई आके बोलेगा ये सेकुलर, कहां है सेकुलरिज्म? अगर सेकुलरिज्म होता तो मेरी जब मस्जिद शहीद हो रही थी कोई सामने आता, कोई नहीं आया। सेकुलरिज्म है ना। तो दिल्ली में 20 मसाजिद को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। सेकुलरिज्म, सेकुलर पार्टी को वोट दो, वहां है ना। जब मस्जिदों पर हमला हो रहा था तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बजाय दौड़ता, चेन्नई के साइज का दिल्ली नहीं है, चेन्नई से भी थोड़ा कम होगा, वो चीफ मिनिस्टर बजाय जहां पर मस्जिद पे या मंदिर पे या मुसलमान पे, हिंदू पे हमला हो रहा था, वहां पर दौड़ कर जाता। हो क्या किया मालूम? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जिसको सेकुलर पार्टी बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के समाधि के सामने जाके खामोश बैठा रहा। मर गए लोग। एक 85 साल की औरत जल के मर गई धुएं से। सेकुलरिज्म है, सेकुलर पार्टी को वोट दो। कौन? मैं जिम्मेदार था उसका। सेकुलर पार्टी को वोट दो। दिल्ली, बंबई, गुजरात के पूरे वाकयात आपके सामने। सेकुलर पार्टी को वोट दो। अरे कहां है सेकुलरिज्म? मैं देखना चाह रहा हूं। संविधान में है मगर प्रैक्टिकल रियलिटी में नहीं है। जो लोग बोलते ना सेकुलर पार्टी को वोट दो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को 2014 में
ये मेरा नहीं, CSDS का डेटा है, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज दिल्ली का मशहूर थिंक टैंक है। 31% नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट मिला था 2014 में। 2019 में वो 37% हो गया, 31 से 37 हो गया। मैं जिम्मेदार हूं और ये जिम्मेदारी हम पे नहीं। इलेक्शन आते ही सब लोग बोलते देखो आपको सेकुलरिज्म को बचाना है। अरे ये सेकुलरिज्म ये कौन सा तोता है, कहां है भाई, किधर है वो बताओ ना। बचाना है, फिर मेरे को कौन बचाएगा, मेरे बच्चों को कौन बचाएगा, मेरी मां को कौन बचाएगा, मेरी मस्जिद को कौन बचाएगा, मेरी जान को कौन बचाएगा, मेरी पहचान को कौन बचाएगा। क्या हम गुलाम हैं इन लोगों के? इलेक्शन आते हैं कि खाली वोट डालो। क्या हम वोट नहीं ले सकते? क्या तुम पैदा इसलिए हो कि तुम वानियमबाड़ी में सिर्फ वोट डालोगे, वकील को नहीं डालोगे? क्या आप वोट डालने के लिए पैदा हो, वोट लेने के लिए नहीं पैदा हुए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरना नहीं है किसी से। क्यों डरेंगे आप? और आज के खुतबे में बयान में मौलाना ने बड़ा अच्छा समझाया कि नमाज में खड़े होकर कब पढ़ना है, नमाज में माफ करना बैठकर कब पढ़ सकते हैं। मौलाना ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा समझाया कि दोनों जानों पर बैठ के नमाज पढ़ सकते, अलकट पलकट मारकर बैठ सकते, नहीं तो कुर्सी पे कब बैठ सकते, जब आपके पैरों में ताकत कम हो जाती। मेरे दिमाग में ख्याल आया, बात तो सही बोले, जब पैर में ताकत नहीं है तो ही जानों पे बैठना, नहीं तो अलकट पलकट मारकर बैठना। और डॉक्टर बोले वो भी नहीं कर कुर्सी पर बैठना, मगर सियासत में बैठना नहीं है, खड़े रहकर मुकाबला करना है। सियासत में बैठना नहीं, बैठे तो दफना देते आपको। सियासत में खड़े रहना है, सियासत में खड़े रहना है, सीना तान कर खड़े रहना और बोलना हाँ हम लड़ेंगे। जब इबादत, सबसे महबूब इबादत नमाज में यह हुक्म है, तो यह भी इबादत है, बातिल ताकतों से मुकाबला करना, अपने हक को मनवाना, मुत्तहिद होना। क्योंकि इस जमहूरियत में जब तक आपके पास आपकी ताकत नहीं होगी, कोई नहीं सुनेगा आपको। ये सेकुलर पार्टी धोखेबाज है, झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं, इनसे उम्मीद मत लगाओ आप। आज बोल रहे हैं सेकुलर था ना 5 साल पहले, क्या सबने नहीं कहा था कि एडीएमके को वोट दो? सोचो आप, 5 साल पहले ही बोले थे ना, जैसा आज जुम्मे में बोले 5 साल पहले ही बोले थे एडीएमके को वोट दो, एडीएमके को वोट दो। उन्हें क्या करा? उन्हें बोले शर्माओ न को, खाली मुंडी तो भी लाओ, ऐसा बोलो, बोले थे ना। फिर क्या हुआ? उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप बोले उनको वोट दो, हमारी बहन को रुला दिए, नीलोफर को रुला दिए। अब आप बोल रहे नहीं इनको वोट दो। मेरे भाई, ये सियासत है, पॉलिटिक्स है, इसमें आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेल के गोल मारना है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम खुद फुटबॉल बन जा रहे हैं इनके पैरों में। फुटबॉल खेलना है, पॉलिटिक्स में फुटबॉल खेलना है। जिस तरह वो क्या फुटबॉल प्लेयर का नाम है, रोनाल्डो की तरह लेके दौड़ना है। यहां क्या हो रहा? नहीं, हम ही खुद फुटबॉल बन जा रहे। सेकुलर पार्टी कहां है? सेकुलर पार्टी कौन सेकुलर है? हां, मैं आपको, मुझे बदनाम करते कि इन्हें फिरका परस्त है। ठीक है, मैं फिरका परस्त हूं। अगर मजलूम आवाम के लिए लड़ना, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका राइट है उसके लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है और उसको फिरका परस्ती कहते हैं, तो भाई मुझे अपनी फिरका परस्ती पे फख्र है। मुझे गालियां देते हैं कांग्रेस के लोग, बोलते हैं इन्हें दल्लाल है। वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोलती मैं पैसे ले लिया। अरे भाई, कुछ भी होगा, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है, तुम नहीं होते। मैं क्या हूं मेरा रब जानता है, क्योंकि मुझे मालूम कि मैं और वकील जब मर कर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब देना है। मैं किसी नाम निहात इन लोगों को जवाब दे नहीं हूं, मैं ना जवाब नहीं दूंगा इनको। मेरे अमाल का हिसाब मेरा रब लेगा। और अगर आज असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से निकलकर वानियमबाड़ी को आया है
तो मैं वानियम्बाड़ी के अवाम से कह रहा हूं, तमिलनाडु की अवाम से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी को बाकी रखेगा, मैं वानियम्बाड़ी को आता रहूंगा, इलेक्शन लड़ता रहूंगा और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, ताइफ का सफर है, अहद के मसाइब और मुश्किलात हैं, ये तमाम हमारे सामने। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। 6 तारीख के दिन निकलकर आप अपने एक कोट पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ और बगैर डरे, सिर्फ रब से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना स्टालिन से डरना है, ना ईपीएस से डरना है, ना ओपीएस से डरना है, ना ओवैसी से डरना है, ना दिनाकरन से डरना है, किसी से नहीं डरना। पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 6 तारीख के दिन बटन दबाकर वानियम्बाड़ी के लिए आप वकील को कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला टीटी दिनाकरन तमिलनाडु का राइजिंग पॉलिटिकल स्टार है, हम उनके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।